नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सानिया वॉइस स्टोरी में। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी आज की कहानी है सबक। अम्मा, तुम मानोगे नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है ये अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर कौन सी मुसीबत आप पर गई थी जो बाहर निकल आई। आशीष अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला तो अम्मा बोली, बेटा मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आए थे। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकल कर थोड़ी ताज़ी हवा भी खा लूँ। अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो। रोशनी बाजार से आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए आशीष अम्मा को लगभग घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपनी कोठरी में रखी चारपाई पर थम से पटक दी गई। अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी आशा जी आंखों से झरझर आंसू बहाए जा रही थी और लगातार सुनने में निहारती जा रही थी। चारपाई पे लेटी हुई अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में आशीष का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान आशीष के पिता रामलाल जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट के रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी आशा जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुदामत कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से जब डॉक्टर बाहर निकले तो रामलाल जी उनके पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरी आशीष को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था, देखिए अंकल जी, हम आपकी बेटी की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब और भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 5 लाख का खर्च आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रामलाल जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद में केवल 2.5 लाख का ही इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे आशीष के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी सोनाली ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने आशीष को बचा लिया था। पर धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामलाल जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन आशीष ने बताया कि वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की रोशनी को से शादी करना चाहता है। रूपवती थी और बोलने में हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन आशीष की अम्मा बाबूजी को रोशनी का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर रोशनी के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी एक की नहीं सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू रोशनी इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में कलेश करके रखती थी। अपने ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद रोशनी अपनी माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वे बीमार हुए उसे खबर दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली में भी उससे फ़ोन नहीं किया जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब वे गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। आशा जी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाहिए।
वे तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली आशीष के बुआ जानकी जी को बुला कर ले आए। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चाय वाय पे लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वो माँ पर ही फर्क पड़ता था। लेकिन जैसे उनकी बेटी सोनाली को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वो बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुँचे। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी अब आप और देर नहीं करेंगे, हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से अपनी बेटी और दामाद के एहसानों के लिए दबे बाबूजी अब उसका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछी आवाज में कहने लगे, सोनाली बेटी अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, तू आ गई है, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सोनाली ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवा और खाना देते, अक्सर पलंग पे बैठकर उनके पैर दबाया करती। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? अब मेरा यह फर्ज अदा करने का समय आया है तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ में ढाल होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही आशा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और सोनाली अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जिस बेटे को मिलने के लिए भी रामलाल जी तरस गए थे, वो बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे लेस मात्र भी पछतावा नजर नहीं दिख रहा था। बेटा बहू लोग चारे निभा कर वापस अपने घर को चले गए। आशा जी अपने पति की मौत के सदमे में दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की टेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्चा निकल जाते ही। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कांपते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर सोनाली अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पे उसकी बहन और जीजाजी का ही कब्जा न हो जाए। इसलिए आशीष अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद हम अम्मा को अकेली नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली आशा जी तो इस बात को सच मानकर ही ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आई, लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे को उन्हें मालूम ही नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू रोशनी ने पूरे घर पे अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी सोनाली ने इस बात से इतराज जताया तो उस पर भी आशीष और रोशनी ने मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चलता कर दिया। बेचारी आशा जी भी इस हालत में नहीं थी कि अपनी बेटी बहू का और विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो हाथ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण आशा जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनकी बेटी बहू ने उनके इलाज पर पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन सब जानकी जी उनका हाल चाल जानने के लिए घर आई तो अपनी भाभी आशा जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। आशीष और रोशनी अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठकर और कहने लगी, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करे। कहते कहते आशीष का गला भराया। इस पर रोशनी बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। आशीष और रोशनी की बात सुनकर जानकी जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने के बाद कह रहे हो तुम दोनों, या नहीं कि किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दे। अपनी बुआ की बात सुनकर आशीष सक पका गया और रोशनी नाक को शिकराने लगी, लेकिन जानकी जी ने
समय गंवाया उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुला कर ले आए। इलाज पाकर आशा जी की हालत में सुधार आने लगा और वे काफ़ी हद तक ठीक हो गए। अपनी अतीत में झांकते आशा जी एक अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें जानकी जी ने आवाज़ लगाई, आशा भाभी लो ये खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है ना। दीदी भूख ना है मुझे, उन्होंने उदासी से साथ कहा। अरे भाभी कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगी। जानकी जी बड़ी प्यार से बोले, क्या करना है दीदी, ठीक भी होकर, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूँ, वो बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ। आशा जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको भाभी, यह बात दिमाग में तो कितनी बार आई लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सके। क्या दीदी, आपकी बात का तो भी कभी बुरा नहीं माना मैंने। आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वो कितने कितने दिन यहाँ झांकने भी नहीं। तुम्हारी बहू रोशनी तो अपने बच्चों को भी दादी के पास आने नहीं देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रह गए थे, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हाल जो जानने में आए हो, लेकिन उनके जाते ही मकान पे कब्जा करके बैठ गए। यह बात सुनते ही आशा जी को झटका सा लगा। फिर जानकी जी हल्के गुस्से में बोली, कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए। बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ ले और अपनी ही माँ की मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंक दिया, तो तुम क्यों सह रही हो यह सब? भाभी, जानकी जी ने कहा तो आशा जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आखिर औलाद तो अपनी ही है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उसे क्या गिला करो। लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वे खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माता पिता का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते में लाए, और फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेड़ने की नीति ही क्यों न अपनाने पड़े, लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े ज़रूर हुए हैं लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं है। जानकी जी की बातों ने आशा जी को अंदर तक झकझोर दिया। जानकी जी के जाने के बाद अम्मा सोची पड़ गई। तो उनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो लगभग 65 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपनी ही बेटी बहू के बेदुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। कहने तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को नहीं थी। इस बीमारी में केवल जानकी जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई आशा जी की यह सब बातें सोचते सोचते आँख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे आशा, तुम मालकिन ही इस घर की एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है। याद कर कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। रामलाल जी बोले, जी देखिए ने, मेरा घर तो अब मेरा ही रहा नहीं, मुझे भी इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता, ताज़ी हवा खाने का हक भी नहीं है। मुझे अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। आशा जी बुदबुदाने लगी, दीदी ठीक कहती है आशा, जब कोई तुम्हारी कदर न जाने तो तुम मुझे अपना महत्व बताओ, यूँ ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसा हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांत नहीं हो पाती है। रामलाल जी बोले। इतने में आशा जी की नींद खुल गई और एकाएक वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वो ढूंढ रही थी वो तो वहीं थे नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो सपना था, लेकिन उसके बाद आशा जी में बहुत बदलाव आया।
अब वो समय पे खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोर जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं थी कि चल फिर न सके। आज आशा जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा आशीष बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए तो आप आवाज़ लगा देती। रोशनी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा हो गई। ऐसा कहते हुए वह जैसी अम्मा की कलाई पकड़ के वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वो? मुझे और कहा कि उसका यह घर मेरा है और मेरी मर्जी में जहाँ जाओ। वो होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली? आशीष अपनी माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली आशा जी आजकल आवाज़ बोल रही, तभी अंदर से रोशनी की आवाज़ आई, वो टीवी किसने चलाया? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पे एतराज़ होना चाहिए। आशा जी जोर से बोली। उनकी आवाज़ सुनकर रोशनी तमतमाई हुई बाहर निकली। अम्मा आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में ही किटी पार्टी की सहेलियाँ घर पे आने वाली है, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए आशा जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। यह नज़ारा देखकर आज रोशनी दंग रह गई थी कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रही हो तुम्हारी माँ ने क्या कहा? रोशनी ने अपने पति की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। अब आशीष बेबसी भरी आवाज़ में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं यहाँ किटी पार्टी होने वाली है? देखो बेटा, भले तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन यह कतई मत भूलना कि यह घर मेरा है। आशा जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बाजी। रोशनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप उन्हें अंदर ले आओ। मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? आशीष और रोशनी चौंक कर बोली, अपनी वसीयत कराने के लिए। वसीयत पे क्यों? आपका अकलौता बेटा होने के नाते इन सब पे मेरा ही तो अधिकार है। आशीष एकदम से बोला, वो बेटा अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? आशा जी बोली, माँ हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं। रोशनी ने कहा तो आशा जी चुप न रह पाए। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झाँक कर भी न देखना वो जिंदा में है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वो मानो हो, मारू का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा, लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अगले महीने से ही यह घर किराए पे दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी से अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पे दे दूँगी ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि आशीष और रोशनी दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में बैठ गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात की हुए भी उन्हें न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसा तो मत कहिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पे हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है। और फिर रोशनी की भी सहेली आती है। अब वो हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर आप भी यह तो सोचिए, हमारे साथ आपके दो पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। आशीष हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुँह को आने लगा। और कौन से पोते वो जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते? मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? जो मैंने तय कर लिया सो तय कर लिया। मेरे जीते जी घर में किराए पे दूंगी और मेरे बनने के बाद इस घर पे केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया। उस बहन से जिसने तुम्हें जीवन दान दिया था। वर्षों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे
इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, तब तेरी बहन और जीजाजी ने बिना देरी किया तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे और तूने उसका यह सिला दिया। आज आशा जी अनवरत बोल रही थी जैसे, और दोनों बेटा बहू सिर नीचे के चुपचाप सुन रही थी। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोतों का चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। हमें माफ़ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे, लेकिन हमें हमारी गलती का इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रोशनी हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कहने का, वरना तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ ऐसा खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था, केवल उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अब तुम्हारे वाले कमरे में जो भी पहले मेरा था उसमें रहूँगी, और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकती हो, लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पे चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। इतनी बात सुनकर रोशनी हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो आशा जी शक्ति में बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकती हो। अपने ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आशा जी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं, हम तो कमरों में ही रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को सही करवा लेंगे। आशीष एकदम बोला तो उसकी बात को काटते हुए अम्मा आवाज़ ऊंची करके बोली, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे जितने समय के लिए चाहे मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी, और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी अपेक्षा मिली तो मैं कोई बड़ा फैसला लेने में एक पल भी देरी नहीं करूँगी। आज अम्मा का यह रूप देखकर रोशनी की और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में आशा जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पे दे दिया और साथ ही साथ अपनी वसीयत भी बनवा ली थी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनकी बेटी बहू के पास और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा। जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की संभाली थी, लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अभी अपनी बेटी बहू को नहीं लगने दी थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।